हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 है। टू चार्जेस 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb and 1 into 10 raised to power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? मतलब दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। कहता है बताओ कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे कि वो कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। मतलब उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले ये देखो कि दिया क्या क्या है। एक तो चार्ज है Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। Q2 कितना दिया है? ये है 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। 10 रेज टू पावर माइनस 6 को माइक्रो कहते हैं। और दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसे SI यूनिट में लिख लो। मतलब 10 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखोगे? 0.1 मीटर। अब देखो यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइक चार्जेज के केस में अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये एक चार्ज है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे रख दो Q1 को और पॉइंट बी पे रख दो चार्ज Q2। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच सेपरेशन है R। अब मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज थर्ड चार्ज को हम अगर रख दें R1 डिस्टेंस पे। याद रखना थर्ड चार्ज जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से R1 मान लेते हैं और Q2 से R2 मान लेते हैं। और R1 और R2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, R1 अगर निकालना है तो R1 इक्वल टू होगा अंडर रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। और अगर R2 निकालना हो, मतलब अगर Q2 चार्ज से पोजीशन निकालना हो, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। ठीक है, इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस जो कि R लिया है मैंने। ठीक है, तो लाइक चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट जो होता है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इन बिटवीन देम, मतलब दोनों चार्ज के बीच में। बीच में का मतलब सेंटर नहीं होता, मिड पॉइंट नहीं होता, बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा वहां जिधर उस चार्ज के ज्यादा नजदीक होगा जो चार्ज लेस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन Q1 से। तो Q1 से दोनों फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। अगर Q2 से निकालना होगा तो क्या लिखोगे? R2 इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू R। ठीक है, तो पहले हम R1 चेक करते हैं। अगर R1 से आंसर आ गया, नहीं आया तो फिर हम 10 सेंटीमीटर में R1 की वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में ऑप्शन में रह सकता है, Q1 से या Q2 से। तो चलो Q1 से निकालते हैं। क्या हो जाएगा? रूट Q1, तो अंडर रूट Q1 का मतलब Q1 दिया है 2
इंटू 10⁻⁻6 अपॉन √Q1 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस √Q2 दिया है 1 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस जो r है वो है 0.1 मीटर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे R1 इक्वल्स टू आएगा √2। अब देखो 10⁻⁻6 ऊपर है और नीचे भी 10⁻⁻6, रूट से बाहर आएगा 10⁻3 और नीचे भी 10⁻3 कॉमन होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा ये √2 अपॉन √2 प्लस √1 इंटू 0.1 मीटर। ओके, तो ये आ गया √2 अपॉन √2 प्लस 1। इसे हम रैशनलाइज कर दें, मतलब √2 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ऐसा इंटू 0.1 मीटर। तो ऊपर आ जाएगा √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 2 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू 0.1 मीटर। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है। 2 माइनस √2 का वैल्यू 1.414 लिख लेते हैं इंटू 0.1 मीटर अपॉन 2 माइनस 1 1। तो ये आ जाएगा 2 में माइनस करो 1.414, 0.586 इंटू, ये 8 सही से लिखाया नहीं, 0.586 इंटू 0.1 मीटर। तो फाइनली हमारे पास आ गया 5.86 को 9 लिख लो, मतलब राउंड ऑफ कर देते हैं, 5.9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फाइनली आंसर आ गया हमारा R1 इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज। लार्जर चार्ज मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 फ्रॉम the larger charge in between the two charges. तो ये आंसर आ गया। ये कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का?
मतलब फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, जिस चार्ज से आप न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, न्यूट्रल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा। तो जिस चार्ज से आप न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन निकालना चाहते हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है उसी चार्ज का रूट ले लो, चार्ज के मैग्नीट्यूड का रूट न्यूमरेटर में, और नीचे दोनों चार्ज के रूट का, मैग्नीट्यूड के रूट का सम, और उसके बाद इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके साथ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले वो देखते हैं। 7 ये रहा, कह रहा है सपोज, देखो, द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो अभी सॉल्व किया हम क्वेश्चन नंबर 6, इज -1 इंटू 10⁻⁻6। तो सेकेंड चार्ज जो 1 इंटू 10⁻⁻6 था, उसके प्लेस पे हमें क्या लेना है, -1 इंटू 10⁻6, मतलब नेगेटिव चार्ज रखना है। ठीक है, लोकेट द पोजिशन व्हेन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। मतलब इस केस में अब बताओ कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब उस पर टोटल फोर्स क्या होगा, 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन समझिए कंसेप्ट के साथ। देखो, जब भी ये केस हो गया अनलाइक चार्जेस का, पहले मैं लिख दे रहा हूं इसमें गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, Q1 जो था वही लेना है, और Q1 दिया था 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, करेक्ट। अब Q2 की बात करें, Q2 दिया है, Q2 लेना है आपको 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, मतलब ये जो दो चार्ज पार्टिकल है, इस दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस, एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसी का समझो ये सेकंड पार्ट है। तो ये है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, जो कि मैंने लिख दिया R है। अब ये जो चार्ज है, ये है 2 इंटू Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पॉइंट ए पे है मान लो, और पॉइंट बी पे है -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये Q2 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए कि थर्ड चार्ज हम कहाँ रखेंगे कि उस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो देखो, इसका कंसेप्ट है, अनलाइक चार्ज के केस में न्यूट्रल पॉइंट होता है आउटसाइडर पॉइंट पे। अब आउटसाइडर पॉइंट पे कहाँ होगा, तो उस तरफ होगा जिधर लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होगा। तो यहाँ पर लेस मैग्नीट्यूड किसका है, Q2 का है। तो Q2 के बाहर होगा न्यूट्रल पॉइंट, मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मतलब थर्ड चार्ज को यहाँ रख दो। ठीक है, Q2 से राइट साइड, Q2 के राइट साइड। और ये जो डिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, R1 मान लो। ठीक है, तो अब ये जो R1 है, R1 को निकाल, ये R है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब थर्ड चार्ज को N पे रखना है और N पे नेट फोर्स 0 है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिस चार्ज से डिस्टेंस निकालो, चलो B से लिखे हैं तो चलो इसे मैं R2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो B से ले रहे हैं क्योंकि B पे जो चार्ज है वो चार्ज छोटा चार्ज है, मैग्नीट्यूड कम है। तो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, जिस चार्ज से आप डिस्टेंस निकालते हो न्यूट्रल पॉइंट का, ऊपर वही चार्ज होगा, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का रूट। ये क्या होगा, 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और नीचे लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज का रूट, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6
माइनस जो छोटा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड का रूट, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है 0.1 मीटर। क्लियर हो चुका है? ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस चार्ज न्यूट्रल पॉइंट होगा बाहर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और उस चार्ज के करीब जो चार्ज लेस मैग्नीट्यूड होगा, और न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो जिस चार्ज से डिस्टेंस निकाल रहे हो, मतलब ऊपर होगा छोटा वाला चार्ज का रूट, नीचे बड़े वाले चार्ज का रूट माइनस छोटे वाले चार्ज का रूट, और होल को मल्टीप्लाई कर देंगे सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस से। ठीक है, अब इसे सॉल्व भी करना है हमें। तो देखो 10⁻⁻6 जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया √1 अपॉन √2 माइनस √1 इंटू 0.1 मीटर। क्लियर? तो ये आ गया 1 अपॉन √2 माइनस 1, 0.1 है, 0.1 मीटर। तो एक काम करते हैं, इसे हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसे फिर से वही रैशनलाइज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं √2 + 1 से। तो ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1 अपॉन √2 + 1, इतना सेंटीमीटर। फिर डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a² - b², ये आ गया 10। अब √2 की वैल्यू पुट करोगे 1.414 + 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा a² - b², तो 2 - 1, इतना सेंटीमीटर। ये आ गया 10 इंटू 2.41 ले लेते हैं, अपॉन 1 आ गया, तो ये आ गया R2 निकल गया, मतलब जो छोटा वाला चार्ज था -1 इंटू 10⁻⁻6, उसके राइट साइड जो मैंने डायग्राम में दिखाया, मतलब उसके बाहर ये डिस्टेंस आया 24.1 सेंटीमीटर। तो जो लार्जर चार्ज है, मतलब चार्ज जो है हमारा, लार्जर चार्ज क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6, अगर वहां से डिस्टेंस निकालना चाहें हम, मतलब देखो मैंने आपसे ये कहा कि R2 है -1 इंटू 10⁻⁻6 से डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट का, जहां पर थर्ड चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नेट फोर्स। तो ए से डिस्टेंस क्या होगा, लार्जर चार्ज मतलब 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम से ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो लार्जर चार्ज से डिस्टेंस होगा R + R2, बस सिंपल। तो मतलब अगर मैं कहूं कि लार्जर चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा R + R2। तो R + R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ही, और R2 हम कैलकुलेट कर चुके 24.1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम the larger charge on the line joining
on the line joining the charge in the side of the smaller charge, in the side of the smaller charge। ये फाइनल आंसर आ गया। ये कंप्लीट आंसर। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है टू चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? ठीक है, देखो दो चार्ज पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया गया है। अब बोल रहा है कि बताओ कि मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है उन दोनों चार्ज के बीच। किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो सकता है उन दोनों चार्ज के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। अब मैं सॉल्व करता हूं, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखो, ये तो पता है कि मिनिमम फोर्स क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है, चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस की स्क्वायर पे। ठीक है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पर गिवन है, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस दे दिया है। डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ठीक है, डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ फिलहाल। डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं। देखो, दो चार्ज पार्टिकल और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए, मान नहीं लीजिए, वो दे दिया है आपको आर। एक मिनट, मैं पेन जरा चेंज कर लूं। देखिए, दो चार्ज के बीच डिस्टेंस आर और चार्जेस आर Q1 एंड Q2। अब यहां सवाल ये है कि Q1, क्योंकि आर हमें पता है, आर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का हो गया मतलब 10⁻⁻² ऐसा यूनिट में। क्लियर? और अगर हम चार्जेज की बात करें तो फोर्स, क्योंकि आर पता है, डिस्टेंस पता है, तो फोर्स मिनिमम कब होगा? जब चार्ज मिनिमम होगा। और मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट करता है नेचर में वो क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमें तो मिल गया अब चार्ज भी। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इन केस of minimum magnitude of force, in case of minimum magnitude of force
minimum magnitude of force the charges will be smallest. The charges will be smallest और वो वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू होता है, आपको पता है, यहाँ लिख लेंगे स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट वैल्यू जस्ट वेट, थोड़ा सेंटेंस सही करते हैं, द चार्जेज विल बी स्मॉलेस्ट, यहाँ तक नहीं थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड द स्मॉलेस्ट discrete value of charge that exist in nature is the charge on an electron. Is the charge on an इलेक्ट्रॉन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें मिनिमम फोर्स की बात करनी है तो मिनिमम चार्ज की बात करेंगे, और मिनिमम चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो 9 इंटू 10⁻9 कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करो, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स एक्ट होगा वही मिनिमम फोर्स होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड डिस्टेंस दिया है 1 सेंटीमीटर, जिसे मैंने लिखा था 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर कर देते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करके आएगा 3.04 इंटू 10⁻⁻25 आएगा। ये आप चेक कर लेंगे, -25 न्यूटन। तो फाइनली जो फोर्स आया वो आ गया 2.3, इसको राउंड ऑफ कर लो इसे, इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन है क्या, कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है
बताओ। एंड हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा वो भी बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या होगा वो लिखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम लिखते हैं। एम इक्वल्स टू, अब बताओ H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, और एक आ गया ऑक्सीजन तो 16, ये आ गया 18 ग्राम। तो 18 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। 9 नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है तो 100 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन लिख लेते हैं। गिवन मास वो तो 100 ग्राम है, अपॉन मोलर मास 18 है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लाए 100 अपॉन 18, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23 हो गया। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ईच मॉलिक्यूल contains number of electrons contains number of electrons equals to 10। ठीक है, therefore टोटल नंबर ऑफ, अच्छा 10 क्यों, कि हाइड्रोजन में देखो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब निकाल लेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करके 10 से। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हम लाए थे 100 इंटू 6.023
इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 10, ये हो गया। ये आ जाएगा सॉल्व करके 0.335 इंटू 10⁻, ये बनेगा 26। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब 100 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइनली मैं लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 3.35 कर देते हैं। 3.35 इंटू 10⁻26। नहीं, डेसिमल पॉइंट मैंने खिसकाया है एक डिजिट ना राइट साइड, तो ये हो जाएगा 25 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, जस्ट वेट, कहीं कुछ गलती हो गया है क्या? 102030, ये हो गया 20, तो 23 प्लस 3 26, और ये हो गया 0.88। इसका आंसर जो है, हाँ ठीक है, सही है। मैंने क्या किया, पावर यहाँ 25 कर देता हूँ, क्योंकि 1 डिजिट मैंने राइट साइड खिसका दिया डेसिमल पॉइंट को। ये आ गया 3.35 10⁻25। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। क्लियर? तो ये आ गया एक पार्ट का आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ये भी निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज की बात किया जा रहा है। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, अब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना लाए हम लोग? 3.35 इंटू 10⁻25। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होगा 1.6 इंटू 10⁻, 1.6 इंटू 10⁻, -19 कूलम। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, तो ये आ गया आंसर।
तो इस क्वेश्चन में दो बातें हमसे पूछा गया था। एक तो हमें ये बताना था कि जो चार्ज पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 100 ग्राम वाटर में, और जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो निकालने के बाद बताओ कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो दो बातें पूछा गया था, दोनों हमने निकाल दिया। तो ये जो सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, सपोज all the electrons of 100 gram water are lumped together to form a negatively charged particle। कहता है सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं, और ऑल चार्ज पार्टिकल्स, समझ में आया? सॉरी, एंड ऑल द न्यूक्लियाई, सभी न्यूक्लियाई लम्प्ड होकर के, मतलब एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सभी न्यूक्लियाई क्या और हो जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना देते हैं। इफ दिस टू पार्टिकल्स, अगर इन दोनों पार्टिकल्स को 10 सेंटीमीटर अवे एक दूसरे से रख दें, इफ दिस टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो बताओ उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। एक ये बात। दूसरी बात इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर इट, मतलब इस फोर्स को कंपेयर करो विथ योर वेट, अपनी वेट के साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, एस सी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, एक्सरसाइजेज चैप्टर 29, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉल्यूशन। तो पहले इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो Q1 क्या लोगे, तो निकाल चुके थे ऊपर। Q1 100 ग्राम वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज, तो -5.35 इंटू 10⁻⁴ कितना आया था, 6 आया था। ऊपर लिखे ही हैं इतना कूलम। और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, तो इतना ही आएगा, 5.35 इंटू 10⁻⁶ कूलम। आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब एस आई यूनिट में क्या होगा, 0.1 मीटर। क्लियर? तो अब पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। एफ इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमें पता ही है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5। देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो स्क्वायर कर देते हैं, 5.35 स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ भी है साथ में तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर करोगे जाएगा 0.01। इसे सॉल्व करोगे तो फोर्स निकल जाएगा, और फोर्स आएगा 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। तो ये आ गया एक पार्ट का आंसर। अब इसी क्वेश्चन में एक बात, एक पार्ट और है। बोला कि ये जो फोर्स आया ना, इस फोर्स को अपने वेट के साथ कंपेयर करो। तो फिर करते हैं। सपोज मान लो कि जो वेट है, मान लो कि आपका वेट 60 kg है, ठीक है।
तो सपोज योर वेट इक्वल्स टू mg, मतलब मास जो है 60 kg ले लेते हैं और g 9.8 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 60 इंटू 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब इसे कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं, कंपेयरिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, नो नो नो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, कंपेयरिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा F अपॉन एम जी, मतलब जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लाए हैं उसमें वेट से डिवाइड कर दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है 2.56 इंटू 10⁻25 अपॉन एम जी। तो एम जी हमारा 6 इंटू 9.8, क्लियर। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.004 0.004 इंटू 10⁻25, क्लियर। तो फाइनली जो फोर्स आया हमारा वो आ गया 4 पॉइंट, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो, 3 डिजिट खिसका देते हैं राइट साइड डेसिमल पॉइंट, ये आ जाएगा 4.44 इंटू 10⁻, 3 डिजिट खिसका है राइट साइड, तो पावर यहाँ हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये आया, तो आप ये समझ लो कि इतना आया, ये वैल्यू किसका वैल्यू निकाला, ये वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी का। इसका मतलब ये है इतना इंटू एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि वेट का कितना टाइम्स हो गया, तो हम बोलेंगे 4 पॉइंट, जस्ट वेट, ये 4 कुछ और ही लग रहा है, ये आ गया 4.4 इंटू 10⁻22 टाइम्स ऑफ वेट। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाले वो वेट ऑफ, आपके वेट का कितना टाइम्स ज़्यादा है, अगर 60 केजी है आपका मास तो उससे कितना टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ज़्यादा है, 4.4 इंटू 10⁻22 टाइम्स आपके वेट का होगा। तो ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। आंसर की से आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है, देख लेना, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आप जो है आप सभी ये सॉल्यूशंस आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ऐसे तो खुद ही सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस, अपने कंसेप्ट थ्योरी पढ़ करके क्वेश्चंस खुद लगाओ, जहाँ प्रॉब्लम हो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो,
JEE फिजिक्स ऑल सॉल्यूशंस के नाम से है, फिजिक्स प्रेमी। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 to 10 हो चुका है 2 वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा 11 और उसके आगे का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देन ओके एंड थैंक यू सो मच।